हेलो बच्चों, वेलकम टू द गैंग्स ऑफ टॉपर। मैं अभिषेक वापस से आ चुका हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, पिछले क्लास में हमने जो है वो चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था, लाइफ प्रोसेस को, और आज हम इस चैप्टर को बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हमसे क्या क्या कहता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ में लाइफ साइंस में बहुत काम आएगा। तो मैं हर एक चीज को रिलेट करके समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। जिस पॉइंट पे आपको दिक्कत होगी आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। नाउ सबसे पहली बात तो यही है कि हमारे पास द टर्म इज व्हाट, लाइफ प्रोसेसेस। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि वो सारे प्रोसेसेस मींस ऑल द इसेंशियल प्रोसेसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव के सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है वो सब किसका पार्ट है, लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। ओके नाउ, चाहे वो हमारा न्यूट्रिशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो या एक्सक्रेशन हो। मैंने इनफैक्ट मेंशन भी किया था कि रिप्रोडक्शन को मैं इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए कंसीडर नहीं कर सकता, तो रिप्रोडक्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस। हाँ, रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पेसीज को बनाए रखने में काम आता है, लेकिन रिप्रोडक्शन मेरे पर्टिकुलर सर्वाइवल के लिए या आपके पर्टिकुलर सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। इट मीन्स हम बिना रिप्रोडक्शन के भी सर्वाइव कर सकते हैं, बट हम बिना न्यूट्रिशन के सर्वाइव ऑब्वियस सी बात है नहीं कर सकते। क्या हम बिना रिस्पिरेशन के सर्वाइव नहीं कर सकते? यहां पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। क्या बिना ट्रांसपोर्टेशन के हम सर्वाइव कर सकते? नहीं कर सकते। क्या हम एक्सक्रेशन के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये सारे इसेंशियल प्रोसेसेस है। अगर हम न्यूट्रिशन नहीं करेंगे, फूड नहीं लेंगे, एनर्जी नहीं मिलेगा, बॉडी में रिपेयरमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे सर्वाइवल में प्रॉब्लम आएगी। रिस्पायर्ड नहीं करेंगे, हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगा, तो हमारी बॉडी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अगर हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो सर्वाइवल नहीं होगा। तो अब इसी चीज़ को बहुत ही अच्छे से हम इसे समझने की पूरी कोशिश करेंगे। नाउ मैं स्लाइड को चेंज कर रहा हूं, आपको जहां भी दिक्कत होगा आप मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताते रहिएगा। नाउ तो सबसे पहला टॉपिक ही हमारे पास क्या है, न्यूट्रिशन। बट उसके पहले मैंने यहां पे डेफिनेशन मेंशन किया हुआ है, द बेसिक एंड द एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन द लाइफ। जीवन को मेंटेन रखने के लिए या सस्टेन करने के लिए जो जो एक्टिविटी नीड है हमारी, उसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बोला था कि न्यूट्रिशन हमारी बहुत इसेंशियल नीड है, और आज के क्लास में हम इसी टॉपिक को ही कवर करने वाले हैं, न्यूट्रिशन को। ओके, सेकंड हमारा कौन सा है, ट्रांसपोर्टेशन, यानी सब्सटेंस का हमारी बॉडी में मूव करना। किसके द्वारा? ब्लड के जरिए और लिम्फ के जरिए। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कई बार ब्लड को तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बट हम लिम्फ को कई बार अंडरस्टिमेट करते हैं, फिर हमें सीनियर क्लासेस में उसका मतलब प्रॉब्लम झेलना पड़ता है वापस से। ठीक है, सो ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, हार्मोन हो गया, इन सब को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म बना हुआ है, दैट इज व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट, द नेक्स्ट इज रिस्पायरेशन। अगली टॉपिक हमारे पास क्या है, रिस्पायरेशन। अब देखो क्या होता है ना, हमें रिस्पायरेशन का बहुत सिंपल सा मतलब ऐसा ही लगता है बचपन में कि यार हमने ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट किया, हमने इनहेलेशन की, एक्सहेलेशन किया, रिस्पायरेशन इज डन। बट इट इज नॉट डन। Respiration does not mean only breathing. Respiration means the formation of energy by our cell. हमारी बॉडी में एनर्जी का बनना ही रिस्पिरेशन है। तो अपने आप में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिस्पिरेशन को, ठीक है ना। अभी आप साथ साथ में ये भी समझ रहे होंगे कि ये सब क्यों इसेंशियल है, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते दोस्त। नाउ द लास्ट टॉपिक इज व्हाट, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन एंड इजेशन दो अलग अलग टॉपिक है। हम फूड इनटेक करते हैं, हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है, डाइजेस्ट करने के बाद जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है उसे हमारी बॉडी बाहर कर देती है, उसे हम कहते हैं इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। बट जब मैं एक्सक्रेशन की बात करता हूं ना, तो एक्सक्रेशन का मतलब होता है मेटाबॉलिक वेस्ट का बॉडी से जब बाहर जाना। मेटाबॉलिक वेस्ट कौन बनाएगा, हमारे सेल प्रोड्यूस करेंगे ना। तो हमारे सेल जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे उसे हमारी बॉडी से बाहर करने को हम एक्सक्रेशन कहते हैं, एंड अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर करने को इजेशन कहते हैं। अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में अभी आपको समझा दूं, तो जो सॉलिड वेस्ट जिसको हम फीकल कहते हैं उसको बॉडी से बाहर करना इजेशन हो गया, लेकिन यूरिन या ये जो स्वेट आ रहा है मेरा भी जैसे ये स्वेट, इन सबको बॉडी से बाहर करना किसका पार्ट है, एक्सक्रेशन का पार्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर करना किसका पार्ट है, एक्सक्रेशन का पार्ट है। ओके,
तो ये सारे टॉपिक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में भी बहुत काम आएंगे, एंड चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, हर एक चीज देखो बच्चों, चैप्टर दिया ही इसीलिए है कि हम उसे लाइफ से रिलेट कर सकें। हम पता नहीं क्यों एग्जाम के पीछे इतना क्रेजी हो गए हैं कि उसे लाइफ से रिलेट ही नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि एग्जाम क्रैक हो जाए, एग्जाम में अच्छे स्कोर आ जाए, बट उससे अल्टीमेटली क्या, अगर आप उसे रियल लाइफ में अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो तो, है ना। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, न्यूट्रिशन। ओके, नाउ सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूट्रिशन। मैंने आपको बहुत सिंपल वे में समझाया था, नॉरिशमेंट ऑफ द बॉडी, है ना, जीवों का नॉरिशमेंट होना, नर्चरनेस होना, हमारी बॉडी का लालन पालन होना। मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर जब मैं न्यूट्रिशन की बात करता हूँ तो बेसिकली न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, all the essential food which are required to the body and it is given to the body, that is what nutrition। जो भी हमारे शरीर की जरूरत है उसे पूरा करना, इसलिए तो मैंने कहा नर्चरनेस, ठीक है, नर्चरनेस ऑफ द बॉडी, नर्चरनेस ऑफ द बॉडी। अब बॉडी को कैसे नर्चर करेंगे, तो बॉडी की जो जो इसेंशियल चीजें हैं उसे हम बॉडी को प्रोवाइड करेंगे। अब इसेंशियल क्या है बॉडी के लिए, हम खाना क्यों खाते हैं बाबू, एक बात बताओ, व्हाई डू वी नीड फूड, हमें भोजन क्यों चाहिए, हमें फूड से क्या ही मिलता है, हमें फूड से मिलता है फूड के कंपोनेंट्स, एंड यही फूड के कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के ग्रोथ में, हमारी बॉडी के रिपेयरमेंट में, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में, इन सारी चीज़ों में ओवरऑल बहुत काम आता है। आई बात समझ में। तो मैंने आपको क्या बोला कि न्यूट्रिशन में हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशन में हमें मिलता है न्यूट्रिएंट्स। क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब व्हाट, न्यूट्रिएंट्स का मतलब हो गया फूड कंपोनेंट्स, ठीक है ना। जैसे आपने दाल खाया, चावल खाया, सब्जी खाई, तो इन सारी चीज़ों को जब आप इंटेक करते हैं आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स मीन्स व्हाट, उस फूड से मिलने वाले कंपोनेंट्स। अब उसमें से क्या क्या हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब बेसिकली हमें इतना तो पता ही होता कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। फिर प्रोटीन हो गया, प्रोटीन हमारे मसल बिल्डिंग के लिए, है ना, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथ को इन्हांस करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जिम में जाने वाले लोग अक्सर जो है प्रोटीन के पीछे काफ़ी क्रेजी होते हैं। एंड तीसरा है फैट्स। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार फैट बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। मैं बता दूं, फैट बहुत इसेंशियल है ना, फैट बहुत इसेंशियल है। ये स्टोर्ड एनर्जी है आपके लिए, रिजर्व्ड एनर्जी है। और फैट की तो मैं आपको एक खतरनाक पॉइंट बताता हूं जो आपका दिमाग खराब कर देगा। फैट अगर नहीं लिया ना हमने, या हमारी बॉडी को फैट नहीं मिला ना, तो ये जो विटामिन ए, डी, ई और के है ना, ये हमारी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा फैट इंटेक करना स्टार्ट कर दें, फैट की भी अपनी लिमिटेशंस है, बहुत लिमिटेड सोर्स में लेना है। बट फैट बहुत इसेंशियल है। अब वही गुड फैट, मैं सैचुरेटेड फैट्स की बात कर रहा हूँ, विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के, तभी हमारी बॉडी को अब्जॉर्ब होगा। अभी गर्मी का दिन है, अगर आप वाटर इनटेक नहीं करोगे प्रॉपरली तो आपकी बॉडी विटामिन बी और सी को लूज कर देगी। आपकी बॉडी को अगर विटामिन बी एंड सी अच्छे से अब्जॉर्ब होना है ना, तो आपकी बॉडी को पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इन सब बातों का भी ख्याल रखना है। पहला तो हो गया कार्बोहाइड्रेट विच इज गुड फॉर द एनर्जी, प्रोटीन विच इज गुड फॉर द मसल बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथ एनहांसिंग, तीसरा फैट, इट इज अ स्टोर्ड एनर्जी एज आई कैन से, विटामिन इज व्हाट, विटामिन और मिनरल्स, ये दोनों बच्चों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो का मतलब क्या हो गया, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू द बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ओके, देखो मैं बहुत सारे पॉइंट्स बोल रहा हूं जो कि मैंने यहां लिखा हुआ नहीं है, बट मैं आपको फिर भी, आपको पीपीटीज में कम ही दिखेंगे, मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बोलूंगा जिस पे आपको सीरियसली होकर ध्यान देना है और समझने की पूरी कोशिश करनी है। बाकी जब भी जो चीज़ नहीं समझ में आएगा ना, प्लीज़ मुझे कमेंट में बोलना, बिकॉज ये वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है ना इसमें। बहुत जल्दी हम लोग लाइव भी आने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, सो मैंने क्या बोला, विटामिन्स एंड मिनरल्स, दीज आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आप लिख लेना, द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू द बॉडी इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, that is micronutrients, and the nutrients which are required to the body in the large amount, that is what, macronutrients. So macro means major, micro means minor, protein, fats, carbs, ये हमारे क्या है, ये macro है, these are required to the body in the very large amount, whereas vitamins and minerals are the micronutrients that are required to the body in a very small amount. Is it clear? Okay, next,
सो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। ये तो हमारा क्लियर हो गया, कार्बोहाइड्रेट हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, प्रोटीन हमारा हो ही गया, फैट्स क्लियर हो चुका है, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हमारा क्लियर हो गया। वाइटामिन्स बेसिकली क्या है, हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। फैट्स हमारे बोन्स एंड मसल्स दोनों के लिए बहुत जरूरी है, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी जरूरी है, ओवरऑल हर एक चीज हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। मैंने आपको बोला ही था कि कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स हमारे क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वेयर एज वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज व्हाट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये तो हो गया कि न्यूट्रिशन क्या है, समझ में आ गया सर, बॉडी का नर्चर होना, बॉडी की एसेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, ये तो न्यूट्रिशन हो गया। उसमें फिर न्यूट्रिएंट्स आ गया कि यार हम जो कुछ भी खाते हैं उससे हमें फूड कंपोनेंट मिलता है। सर ने बोला है फूड कंपोनेंट्स को ही बच्चा क्या बोलना है, न्यूट्रिएंट्स बोल देना है ना। उसमें भी विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गया, फैट हो गया। एक चीज रह गई बच्चों, रफेज, अंडर एस्टिमेट नहीं करना, फाइबर प्रोवाइडर है वो, उसके बगैर तो हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर भी निकल पाएगा अच्छे से। अगर बॉडी को फाइबर नहीं मिली ना तो कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं, ये जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे हम लोग, है ना, तो अच्छे से माइंड में सेट कर लेना। ओके, नाउ अब हम बात करने वाले हैं किसकी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जब मैं बात करूंगा तो सबसे पहला हमारे पास कौन सा मोड है, ऑटोट्रॉफिक। अभी तो सीरियस पढ़ाई शुरू होगी। अब तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारा कौन सा सबसे पहला, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर मैं इस वर्ड को तोड़ के समझाऊं तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, क्या होता है, सेल्फ, एंड ट्रॉफिक का मतलब हो जाता है फूड सिंथेसाइज करना। ठीक है, तो फूड सिंथेसाइज, तो जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बनाता है ना तो उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगा। सो इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड using simple inorganic substances like the carbon dioxide, water and in the presence of sunlight and chlorophyll। ये सब क्या है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे हम, वाटर का यूज करेंगे, इन सारी चीजों का यूज करके ही ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो पाएगा। अब देखो, ये अलग से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जैसा कि मैं बोल रहा हूं स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है ना। चलो, सबसे पहला हो गया कि ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाएगा। अब हम इतने तो बच्चे नहीं है, इतना तो हम सबको पता है कि यार प्लांट्स तो पहले दिमाग में आ जाता है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। बट अब देखो यहाँ पे क्या ना, अब जूनियर क्लास में तो होनी है, अब बड़े हो गए ना। तो सबसे पहला तो हमारे पास प्लांट्स हो गया, दूसरा साइनोबैक्टीरिया हो गया, आई थिंक इट हैज रिटन ऑल्सो हियर, ग्रीन प्लांट्स, एल्गी। अब देखो बाबू, एल्गी की जब हम बात करेंगे ना तो थोड़ा मोड़ा मैं और बता ही देता हूं ना आपको, जैसे कि स्पाइरोगायरा। कौन, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा हमारा क्या है, एक एल्गी है ना, समझ में आया, स्पाइरोगायरा। और अगर मैं ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करूं तो देखो, ब्लू ग्रीन एल्गी का ना एक और नाम है, इसे कहते हैं हम लोग साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, है ना। अगर मैं इसका भी एक एग्जांपल दे दूं, कई बच्चों को पता क्या लगता है, ब्लू ग्रीन एल्गी अपने आप में एक अलग ही चीज है, उसके कैटेगरीज में भी बहुत कुछ आते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी कह लो या साइनोबैक्टीरिया कह लो, इसमें कौन आ जाएगा, जैसे कि नॉस्टॉक आ जाएगा। आप नहीं होगा तो एक बार देख लेना, आप गूगल करके आपको फोटोज दिख जाएंगे। साइनोबैक्टीरिया में मैंने क्या बोला, नॉस्टॉक। क्या, नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, ठीक है। ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरीज में आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गया, इज इट ओके, यहां कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाउ अब मैं बता दूं कि ऑटोट्रॉफिक के अंदर भी ना दो कैटेगरीज हैं बच्चों, एक है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है कीमोसिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या होता है, सनलाइट, फिजिक्स में तो पढ़ ही रहेंगे आप लोग, है ना। तो फोटो मतलब क्या, सनलाइट, यानी जहां फूड किसके प्रेजेंस में बन रहा होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में बन रहा होगा ना, दैट इज फोटोसिंथेसिस। एंड जब केमिकल का यूज करके हम फूड को प्रिपेयर कर रहे होंगे, दैट इज कीमोसिंथेसिस। कितना सिंपल है बताओ, सनलाइट के प्रेजेंस में बना फोटोसिंथेसिस, केमिकल के कारण बना तो कीमोसिंथेसिस, है ना। तो अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी, जैसे कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब जैसा कि आप देख रहे हो कलर भी आपको पर्पल में दिख गया होगा, है ना। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हमारा कीमोसिंथेसिस का एग्जांपल है। अब इसे बहुत डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है एज पर द सिलेबस, हम इसे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, एक और यहां मजेदार टॉपिक हमने ऐड किया, दैट इज यूग्लिना। 9 में पढ़ा होगा आपने, यूग्लिना को हम कहते हैं डुअल ऑर्गेनिज्म। डुअल क्यों बोलते हैं भाई, दो थोड़ी होते हैं वो, नहीं, उसमें दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटरोट्रॉफिक भी। एक्चुअली क्या है ना, यूग्लिना के पास क्लोरोफिल होता है
बट बहुत ही कम अमाउंट में होता है, जिसके कारण से खुद तो खाना बना सकता है, बट जितनी फूड की रिक्वायरमेंट है या जितनी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उतना न्यूट्रिएंट्स इसे मिल नहीं पाता। तो फिर ये किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये ऑटो भी है, हेट्रो भी है, मिक्स हो गया, तो हम इसे एक नया नाम दे देंगे, इसे बोलेंगे मिक्स ट्रॉफिक। ठीक है ना, क्या नाम दे देंगे? मिक्स ट्रॉफिक। ठीक है, चलो, इज इट ओके? क्लियर है? कोई इशू? नाउ अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, है ना। तो सबसे पहला हमारे पास वर्ड को ही समझ लेते हैं बच्चों, क्या है? हेटेरो। हेटेरो मतलब अदर्स। ठीक है, यानी यहां फूड तो बनेगा बट खुद से नहीं, किसी और के ऊपर हम डिपेंड करेंगे। देखो, जो खुद से खाना बनाता है ना, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके खाना बना रहे हैं, तो दे आर मेकिंग द फूड, सो दे आर द प्रोड्यूसर्स। तो ऑटोट्रॉप्स हमारे जो है ना, ऑटोट्रॉप्स वो प्रोड्यूसर्स हैं, और हम सब क्या है? हम सब तो बेचारे कंज्यूमर है ना, हम तो कुछ बना ही नहीं सकते, हम कंज्यूमर्स हैं। तो हेटेरोट्रॉफ का मतलब क्या हुआ? अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डज नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। जहां जीव अपना खाना तो नहीं बनाएगा, बट वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा सेल्फ सर्वाइवल के लिए। अब समझ में आई बात? ओके, सो हम सब क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। एंड हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर? आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा, आप देखिए बस अच्छे से। So the type of nutrition in which the organism do not possesses the ability to synthesize their own food means we do not have the ability to synthesize our own food. So we depend on the others. So they depend on autotrophs for their survival either directly or indirectly. But हम depend तो बच्चों करते ही हैं। Now, अब देखो इसमें ये भी ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके अंदर 3 कैटेगरीज हो गई, एक तो होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। मैं इधर से नहीं चलूंगा, मैं इधर से चलूंगा। क्यों? मैं भी आपको बताता हूं। सबसे पहला हो गया पैरासाइटिक। आम भाषा में मैं कहूं तो जब लिविंग से न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, जब लिविंग से न्यूट्रिएंट्स डिराइव करेगा, दैट इज पैरासाइटिक। अब आप सोच रहे हो यार, अगर हम लिविंग फूड इनटेक करते होंगे तो क्या हम पैरासाइट है? ना 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 ना, मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने बोला न्यूट्रिएंट्स निकालेंगे, उससे सिर्फ न्यूट्रिएंट्स डिराइव कर रहे हैं। तो जब लिविंग से न्यूट्रिएंट्स को डिराइव कर रहा होगा, दैट इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि मॉस्क्यूटो हमारी बॉडी से ब्लड लेता है, तो अपने सर्वाइवल के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? हमारे ऊपर डिपेंड है ना। लाइस माथे में जो हो जाता है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो भी हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है। उसके बाद बेडबग हो गए, या ये हमारा कुस्कुटा हो गया। अच्छा, कुस्कुटा को ना एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसे कहते हैं हम लोग अमरबेल। ठीक है, ये याद रखना, बिकॉज कई बार हमें एग्जाम में इस नाम से भी हमें देखने को मिलता है। अमरबेल कह लो, कुस्कुटा कह लो, टीक हो गया, लीच हो गया, ये सब क्या है? ये सब पैरासाइटिक है। आई बात समझ में? यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करते हैं। अब एक बात समझ लो, जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडर है उसे हम होस्ट कहेंगे, एंड जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्बर है उसे हम पैरासाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? पैरासाइट कहेंगे। एंड उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक कहेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। So the mode of nutrition in which the living organism derive the nutrients from the living organism, that is parasitic mode of nutrition. And the organism which possesses this nutrition, that is what? Parasite. So यहाँ पे nutrients provider कौन है? हमारा host. जैसे हमने मच्छर को क्या दिया? ब्लड दिया, तो हम क्या है? हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडर है ना, तो हम होस्ट हो गए। मच्छर में किसका खून है? हमारा खून है ना, तो आप समझ लो वो पैरासाइट है कि हमारा संतान है। आप जो सोचना है सोच लो। तो मॉस्क्यूटो क्या हो गया? मॉस्क्यूटो पैरासाइट हो गया, और हम क्या हो गए? होस्ट। अब हमेशा एक बात ध्यान रखना कि होस्ट आर हार्म्ड, होस्ट को नुकसान होगा, होस्ट आर हार्म्ड एंड पैरासाइट्स आर बेनिफिटेड, पैरासाइट्स आर बेनिफिटेड। यानी यहां फायदा किसको दिखना है मुझे? फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है पैरासाइट को, और नुकसान किसको हो रहा है? होस्ट को हो रहा है ना। तो हम होस्ट हैं, हमें नुकसान हो रहा है। या लीच हम लोग ले सकते थे एग्जांपल के तौर पे। लीच में आप लीच थेरेपी के बारे में एक बार आप सर्च करिएगा, आपको पता चलेगा। ठीक है, लीच हो गया, टिक्स हो गया, या लाइस हो गया, बेडबग हो गया, मैंने इतने सारे आपको एग्जाम्पल बोल दिए।
कुस्कुट्टा हो गया। चलो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया के बारे में आप लोग जानते हैं, नहीं जानते? चलो मैं ही बता देता हूं। रेफ्लेसिया, देखो बच्चों, रेफ्लेसिया के बारे में आपको बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है रेफ्लेसिया, बट ये एक पैरासाइट फ्लावर है, पैरासाइटिक फ्लावर है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है रेफ्लेसिया और दुनिया का सबसे छोटा फ्लावर है वुल्फिया। ठीक है, तो ये सब पैरासाइट्स हैं और यहां पे नुकसान हमेशा होस्ट को होगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडर को होगा, और बेनिफिट पैरासाइट को होगा। अब आपको देख के तो बड़ा बुरा लग रहा होगा यार कि पैरासाइट न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करता है, इसको तो फायदा हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। बट मैं आपको एक और इससे रिलेटेड केस दिखा देता हूं। चलो देखो, इससे रिलेटेड एक और मैं केस बता देता हूं जिसका नाम है हमारा सिम्बायोसिस। के बारे में सुना आपने कभी? सिम्बायोसिस के बारे में सुना है आपने कभी? सिम्बायोसिस के बारे में नहीं सुना है? चलो कोई बात नहीं। आपने लेग्यूम्स के बारे में सुना है कभी? लेग्यूम्स के बारे में सुना है? देखो आम भाषा में ही समझेंगे ना, दलहन फसलें आम भाषा में समझ लो। जैसे कि जितने भी दाल वाली फसलें ना हमारी, वो सब क्या है? लेग्यूम्स। जैसे पीजन पी, चिक पी, ठीक है ना, ये जितने भी हमारे हैं ये सब क्या है? मूंग वगैरह हो गया, ये सब क्या है? ये सब लेग्यूम्स हैं। इन लेग्यूम्स के रूट्स में, इन लेग्यूम्स के रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम। अब ये तो जरूर सुना होगा आपने, बहुत फेमस है बच्चों ये राइजोबियम बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना। राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट, जो लेग्यूम्स प्लांट है ना, लेग्यूमिनस प्लांट, इनके बीच में एक बड़ा प्यारा समझौता हुआ है। समझौता क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया कहता है भाई मैं न्यूट्रिएंट्स नहीं बना सकता, तो मैं आपके जड़ों के नोड्यूल्स में रह जाता हूं, मुझे आप जगह दे दो। लेग्यूमिनस प्लांट कहता है कि देखो बाबा, रिलेशन एक साइडेड पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हें जगह दूंगा, बदले में मुझे क्या दोगे? बदले में राइजोबियम कहता है कि मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है। क्या है वो स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी? मैं एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को, मैं एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकता हूं। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकता हूं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकता है और उसकी जरूरत पड़ती है लेग्यूम्स की। तो राइजोबियम ने बोला कि तुम्हारी जरूरत मैं पूरा कर दूंगा, तुम्हें नाइट्रोजनस कंपाउंड चाहिए, मैं दे दूंगा। कहां से? एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन गैस को मैं कन्वर्ट कर दूंगा नाइट्रोजनस कंपाउंड में। अब लेग्यूमिनस प्लांट खुश हो गया कि भाई मेरा काम तो हो गया, लेकिन इसका कहना है कि मैं ऐसे नहीं दूंगा भाई, बदले में मुझे तुम्हें क्या देना पड़ेगा? फूड। तो तुम मुझे फूड दो, मैं तुम्हें नाइट्रोजनस कंपाउंड दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी वाली बात नहीं कर रहे हम लोग। तुम मुझे क्या दोगे? तुम मुझे दोगे क्या? फूड दोगे, बदले में मैं आपको क्या दूंगा? नाइट्रोजनस कंपाउंड दे दूंगा। बोलो बात समझ में आया? अब यहां मुझे एक बात बताओ, दोनों लिविंग एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे कि नहीं हो रहे? बट ये पैरासाइटिक लग रहा है कहीं से भी, किसी को नुकसान हुआ नहीं हुआ ना, इसलिए इसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस इज अ केस इन विच बोथ आर बेनिफिटेड, नो वन इज हार्म्ड। अंडरस्टूड? बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। इज इट क्लियर? ओके, नाउ तो पैरासाइटिक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे सेप्रोफाइटिक की। किसकी बात करेंगे? सेप्रोफाइटिक की, ठीक है ना। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है? सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है जब लिविंग कहां से न्यूट्रिएंट्स लेगा? डेड से। कहां से न्यूट्रिएंट्स लेगा? डेड से। सो व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म, दैट इज द सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग सेप्रोफाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फंगस हो गया, मशरूम तो आप जानते ही होंगे, यहां दिख भी रहा होगा फोटो में आपको। तो फंगस हो गया, मशरूम हो गया, मशरूम के अलावा ईस्ट कह सकते हैं, ईस्ट का बहुत यूज है फर्मेंटेशन वगैरह में, पढ़ेंगे आगे हम लोग, इसी चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा हमें। ईस्ट हो गया कि राइजोपस हो गया। राइजोपस कहां होता है? ब्रेड के ऊपर है ना, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ब्रेड के ऊपर आपको दिख जाएगा ये ब्रेड मोल्ड के नाम पे, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारा सेप्रोफाइटिक्स है, सेप्रोफाइट्स है। ओके, समझ में आया? नाउ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अब हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जब मैं बात करूंगा तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, पहले उसको कर लेते हैं, क्योंकि हॉलोजोइक एक बहुत अच्छी टॉपिक है। मैं इसमें थोड़ा समझा देता हूं कि हॉलोजोइक का मतलब होता है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म या जब कोई जीव फूड को इनटेक करेगा एंड डाइजेस्ट करेगा बॉडी के अंदर। सो व्हेन
when an organism engulf the food and digest inside the body जब कोई जीव खाना खाएगा और कहां पचाएगा, बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैं बता दूं हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप इंजेशन, इनटेक ऑफ द फूड। दूसरा डाइजेशन, डाइजेशन मीन्स व्हाट, डाइजेशन का मतलब ही होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में फूड को लेके आना, ठीक है ना। तो फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। चलो अब इससे ज्यादा इजी क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड को तोड़ देना। तीसरा, अब मुझे एक बात बताओ, हमने खाना खाया, हमने फूड को तोड़ा, क्यों तोड़ा भाई, इतनी मेहनत क्यों करी है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना मुझे, तो अगला स्टेप क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए मुझे, यानी अब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट। तो थर्ड स्टेप विल बी व्हाट, absorption of nutrients, and the fourth step is assimilation। assimilation का मतलब, मुझे एक बात बताओ, ठीक है हमने खाना खाया, हमने फूड को तोड़ा, हमने न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब किया, क्यों किया, हमारी बॉडी की नीड है ना, यूटिलाइज करेगी ना हमारे शरीर, तो हमारी बॉडी उसको यूज करेगी, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। समझ में आया। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, इजेशन। इजेशन मीन्स व्हाट, अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से बाहर हो जाना, है ना, रिमूवल ऑफ व्हाट, अनडाइजेस्टेड फूड, दैट इज द इजेशन। होप इट इज क्लियर। सो हॉलोजोइक, व्हाट आई सेड, मैं थोड़ा सा पीछे ले लेता हूं, एक बार जरा आप देख लेना पहले। हॉलोजोइक, सो जब कोई ऑर्गेनिज्म फूड को, सॉलिड फूड को इंटेक करेगा एंड बॉडी के अंदर पचाएगा, दैट इज द हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो एनिमल टेक इन द सॉलिड फूड विच इज ब्रोकन डाउन इनसाइड द बॉडी, लाइक अमीबा, पैरामीशियम एंड एनिमल। सो अमीबा हो गया, और क्या हो जाएगा, पैरामीशियम। पैरामीशियम के बारे में जानते होंगे आप, 9 में पढ़े होंगे, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर, चप्पल कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा मैं सब ये। अमीबा एंड व्हाट, एनिमल्स, ये सब हमारा क्या है, हॉलोजोइक है। ओके नाउ, अभी मैंने बोला आपको कि इसमें कितने स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है ना, कौन कौन सा, इंजेशन, इनटेक ऑफ द फूड, डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म, absorption, absorbing the nutrients, and assimilation means utilizing the nutrients, egestion means removal of undigested food। okay, तो अब आप सबके लिए कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को एक बार आप देखिएगा एंड प्लीज मुझे आप कमेंट में रिप्लाई करिएगा, जवाब दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी ही, मैं नेक्स्ट क्लास में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर समझाऊंगा। अब मैं उसमें क्यों कराऊंगा, इससे आपको रिकॉल होगा, चीजें बार बार समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं इसको हटा देता हूं, ये फर्स्ट क्वेश्चन अब आप देख लो, ठीक है, और नहीं होता तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, समझ में आया, ये सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया आपने, चलो अब मैं सेकंड क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। ओके, ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, फिर देख लिया आपने, थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारे पास। इन सारे क्वेश्चंस को एक बार आप जरूर देखिएगा, आप प्लीज रिस्पॉन्ड करिएगा, ठीक है, समझ में आया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।